Van Hoff equation. This is ln k is equal to delta H by RT minus plus delta S naught R. And if I'm going to differentiate this entire thing with respect to temperature, it will become differential of ln k with respect to temperature is equal to minus delta H upon RT square. टी स्क्वायर फिर माइनस नहीं रहेगा प्लस हो जाएगा 1/t को डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बिकम -1/t² differential of 1/t with respect to dt is equal to -1/t². ठीक है so we can place this over here. तो ये एक फॉर्म हो जाता है दूसरा फॉर्म एक्चुअली इसी चीज को यूज करके कर सकते हैं d of 1/t is equal to -1/t² इंटू डी टी रहेगा ये डी टी को अगर यहाँ पे यानी इस डी टी को अगर मुझे रिप्लेस करना है 1/d1/t से so that can be done. Can I do it? I can take this over here. It will become so I can write it something like this d ln k is equal to delta h by rt square into dt, and this can be written as delta h by r with minus sign into -1/t square dt. This can be replaced with minus delta h by r into differential 1/t, and then we can bring it back over here so it will become d ln k d 1/t is equal to minus डेल्टा एच बाय आर. ठीक है और एक सेकेंड ये these are standard enthalpies. ln k हम यूज कर रहे हैं. These all are going to be standard enthalpies. ठीक है so the two differential forms of this is just simple mathematics, simple calculus are going to be these two forms. The first one is this, and the second one is this. Apart from this, there is one more special case of this Van Top equation that is called Clausius-Clapeyron equation.
ये वैन हॉफ इक्वेशन हमारा है ln k इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाय आर टी माइनस प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर। ठीक है, k जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब अगर मैं एक फिजिकल प्रोसेस लेता हूँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें मैं लिक्विड को कन्वर्ट कर रहा हूँ गैस में, राइट, या उसके वेपर में चेंज कर रहा हूँ। इज इट ओके? सो लिक्विड को अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इस प्रोसेस का कुछ डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन होगा एंड इसका कुछ टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग होगा, राइट। और इस टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पे जब मैं ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पे जब मैं वेपराइजेशन हीट प्रोवाइड करूंगा, द लिक्विड substance will slowly start getting transformed into gases। ठीक है, अब फिजिकल प्रोसेस जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यू हैव बल्क ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर आपके पास बल्क ऑफ लिक्विड है एंड इसके सरफेस पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है और लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं रैंडम मोशन में रहते हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर गोइंग टू रैंडमली, आई मीन दे आर इन रैंडम मोशन, और अंदर के पार्टिकल्स बाहर के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं उनको अंदर वाले पार्टिकल्स अपनी तरफ खींच रहे होंगे, राइट, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से लिक्विड पार्टिकल लिक्विड सिस्टम में रहते हैं, अदरवाइज ये फ्लाई आउट कर जाएंगे। और इन पार्टिकल्स पे, ये बाहर वाले सरफेस वाले पार्टिकल पे ऊपर से प्रेशर भी लग रहा है और ये पार्टिकल जो है ये रैंडम मोशन में भी है। रैंडम मोशन मतलब बाहर किसी भी तरफ, ये एक तरफ कहीं तो मूव कर रहे होंगे। अब अगर इनका रैंडम मोशन पहली चीज बाहर की तरफ हो और दूसरी चीज इट शुड बी एबल टू ये ओवरकम this attractive force and this external push of what मतलब atmospheric pressure, तो उस कंडीशन में it can escape out and that is when uh, if bulk of particles, बहुत सारे सरफेस पार्टिकल्स अगर बाहर की तरफ निकलने लगते हैं या निकलने की टेंडेंसी रखने रखते हैं, that state is called as कि now the vaporization is taking place or the liquid is getting vaporized। ठीक है, सो द एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बेसिकली ये बाहर की तरफ अगर निकल पा रहे हैं, दैट मीन्स ये वन एक्सटर्नल प्रेशर जो भी है यहाँ पर, ठीक है, मान लो एक्सटर्नल प्रेशर P है, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर P को काउंटर कर पाने की एबिलिटी रख रहे हैं। ठीक है, यानी जब इनका खुद का प्रेशर, जब यहाँ पर सरफेस पे ये जैसे ही बाहर इस सरफेस को छोड़ के जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पर आते हैं, इनके पास खुद की ये प्रेशर डेवलप करने की टेंडेंसी इस अमाउंट की या इससे थोड़ा ज्यादा, लगभग इस अमाउंट की बोल सकते हैं, एग्जैक्टली दिस अमाउंट की प्रेशर डेवलप करने की टेंडेंसी आ रही है। इज इट ओके? and it is only because of that it is able to get assimilated with this atmospheric condition in which the atmosphere itself is pushing it down towards the liquid surface with the same pressure। बेसिकली उस प्रेशर को काउंटर करने की इसके अंदर एबिलिटी आ रही है, तभी ये बाहर आ पा रहा है। कैन वी से दैट?
if we Yes, sir. if we are able to claim that, तो ये गैस का प्रेशर जो होगा that will become p atmospheres या p, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है मेरा, ठीक है। और लिक्विड जो है ये एक प्योर सिस्टम होता है, इसमें और कोई चीज, जैसे कोई एक सिंगल लिक्विड हम ले रहे हैं, तो सिंगल लिक्विड में अच्छा कंसेंट्रेशन क्या होता है हम सारे लोगों को पता है, मोलैरिटी, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। वाटर का अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ, वाटर 1 लीटर, ठीक है, वेट कितना होगा, 1000 ग्राम रहेगा वेट। मोल्स कितने हो जाएंगे, 1000/18, 55.55। वॉल्यूम 1 लीटर है, देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, H2O की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, that will be this fixed number 55.55 divided by 1 liter, 55.55 molar. Is it okay? वाटर 500 सॉरी 1 लीटर लेने के बदले मैं 10 लीटर लेता हूँ, will my molarity change? Will it change? हाँ, No, sir. नहीं चेंज करेगा। ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन आप लोगों को, Yes, sir. ठीक है ना। तो इस लिक्विड का कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन वगैरह जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इसमें मैं यूज कर रहा हूँ, तो अब चूंकि इसका कंसंट्रेशन सेम रहता है ना, तो लिक्विड का और मतलब यहाँ पर वाटर के लिए, बट किसी भी ऐसे प्योर लिक्विड के लिए अगर हम देखेंगे तो कंसंट्रेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। और चूंकि कंसंट्रेशन सेम रहता है तो इसको हम 1 ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। अंडर एनी सर्कमस्टेंस इसको 1 ही लेते हैं क्योंकि इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। और अब जैसे इक्वेशन लिखते हैं, के जो है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में या कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसा आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, ऐसे लिखेंगे इसको, राइट। लिक्विड में है तो कंसंट्रेशन मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे ही लिखते हैं, जो टर्म लिक्विड में है या सॉल्यूशन में है उसका कंसंट्रेशन, जो टर्म गैस में है उसके लिए पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इज दिस ओके? इसके बारे में थोड़ा सा बताया था पहले ना, Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ द पॉइंट इज कि चूंकि लिक्विड की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने वाली है कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड, तो इसको यहाँ पर डिवाइड करें या फिर इसको इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चूंकि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके रख के और हम कुछ इस तरह का कर दे, k dash the another constant is equal to pressure of gas only, ठीक है। एंड इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना लेते हैं। इज इट ओके? या फिर पहले वाले को k डैश और बाद वाले को k मान लेते हैं, इन आवर हैंड, just to keep the consistency going on. Is this thing clear? Yes, sir. तो अगर इस प्रोसेस, इस सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस को के लिए अगर मुझे वेंट ऑफ इक्वेशन लिखना हो, तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ln p is going to be equal to minus delta
H naught vaporization by RT plus डेल्टा S naught R। इससे क्या है कि इसे अगर 1 एटमॉस्फेयर पर कोई चीज बॉयल कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है, डेल्टा एच वेपराइजेशन उसका पता है, डेल्टा एस नॉट एंट्रोपी चेंज इन वेपराइजेशन पता है, तो अगर हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर किस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी प्रेशर उसका कब 1 एटमॉस्फेयर होता है, at what temperature, that we can find out, and that temperature is going to give me the boiling point of that liquid। ठीक है। इसका दूसरा जो बेनिफिट है इस इक्वेशन का वो ये है कि सपोज मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दिया, वो ऑब्वियसली मेरे हाथ में नहीं है, बट जैसे हम माउंटेन के ऊपर चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है माउंटेन के ऊपर। तो ये P1 एटमॉस्फेयर ना हो करके जब कम हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज। अगर ये वैल्यू कम हो जाती है तो टेम्परेचर क्या होएगा, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज। इफ दिस इज गोइंग टू बी, सर हाँ बोलो। नहीं सर, कोई क्वेश्चन रिपीट करना था। हाँ मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इफ प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, तब मेरा आ रहा है वैल्यू मान लो TB, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब प्रेशर मान लो 0.8 atm हो गया, जैसे माउंटेन टॉप पर गया मैं और प्रेशर 0.8 atm हो गया, तो मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा विल इट बी ग्रेटर देन TB और लेस देन TB। एंड हाउ डज वी कम टू इट कि वो लेस होगा या ग्रेटर होएगा, दैट इज फ्रॉम क्लॉजियस क्लैपेरॉन। फिजिकल इक्वेशन तो है ही, फिजिकल एक्सपीरियंस तो था ही हमारे पास, बट इट वाज क्लॉजियस क्लैपेरॉन जो कि हमको किसी भी प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एक्सप्रेस करके देता है। ठीक है, तो इसको अगर आप कम करोगे, छोटा करोगे, एंड उसमें से माइनस डेल्टा एस नॉट आर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर, दिस विल कम आउट टू बी अ नेगेटिव नंबर। निगेटिव और निगेटिव को कैंसिल करेंगे हम लोग, -3 एंड सॉरी, लाइक इफ यू आर इक्वेटिंग टू थिंग्स, निगेटिव को कैंसिल कर देंगे, द रेस्ट थिंग इज गोइंग टू बी डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन R बाई टी। अब टेम्परेचर के लिए अगर इक्वेशन हम लिखते हैं तो हमारा क्या आएगा, इज गोइंग टू बी ln P माइनस डेल्टा एस नॉट बाई R, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एच नॉट एंड ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय R, या फिर इसको लिख सकते हैं R ln P माइनस डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एच नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन जो है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सो दिस एंटायर टर्म इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट, ये डिवीजन के बाद। सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एस नॉट माइनस आर एल एन पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन। अब अगर मैं प्रेशर को कम करता हूं तो डेल्टा एस नॉट से इसका डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज या डिक्रीज, क्या होगा, अगर मैं पी को कम करता हूं तो ये क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा।
सर कम होएगा। हाँ देखिए, कम होएगा, और दैट इज इसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है। या ऐसे देखो, टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं, इफ आई एम गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर या इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, या टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है, तो ये क्वांटिटी क्या होएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी जो होएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये वाला क्वांटिटी, द पॉजिटिव क्वांटिटी विल डिक्रीज। और पॉजिटिव क्वांटिटी अगर डिक्रीज करता है, जैसे पहले 5 यूनिट था, अभी 3 यूनिट हो गया, ठीक है, उसके सामने माइनस साइन अगर लगा लेंगे, तो द एंटायर थिंग विल बिकम व्हाट, दिस हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। -5 से -3 हो गया, तो इंक्रीज कर गया ना, ठीक है। मतलब अब बेसिकली एक छोटा निगेटिव, बेसिक इंक्रीज कर गया, मतलब एक छोटा निगेटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स अब ये वाला अगर मान लो फिर से 7 यूनिट्स है, उसमें से 3 यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 4 यूनिट बच रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू आवर करंट प्रेशर। जब ये वाली वैल्यू 5 यूनिट थी, -5, 7 में से -5 कर रहे हैं। आर वी गेटिंग दीज पॉइंट्स? 7 में से -5 कर रहे हैं, और -5 करने के लिए टेम्परेचर को हमको कम करना पड़ा, राइट? यस सर। ठीक है, तो -7 में से -5 किया तो 2 रिमेनिंग हुआ, एंड दिस एल एन पी इज इक्विवेलेंट टू 2। तो पी की वैल्यू क्या हो गई, पहले केस में क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, एल एन पी वॉज 4, अभी एल एन पी इज 2। टेम्परेचर को बढ़ाया तो, सॉरी, टेम्परेचर जब ज्यादा था तो दिस वैल्यू वाज कमिंग आउट टू बी -3। टेम्परेचर वाज मोर, टेम्परेचर T1 जो था उस पे हमारा इस चीज की वैल्यू -3 आ रही थी, इस इंटायर चीज की, और टेम्परेचर T2 पर -5 आ रही है। और T2 जो है वो क्या रहेगा, एक्चुअली अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, दैट मींस टेम्परेचर T2 इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन टेम्परेचर T1। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सी, टी की वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी, टी की वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी, तो ये नंबर जो होगा, नॉट माइनस, माइनस इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस, इज इट ओके? ये नंबर जो है वो छोटा होगा, टी की वैल्यू जब बड़ी होगी तो ये वाला नंबर छोटा होगा, और टी की वैल्यू जब छोटी होगी तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ये बात समझ में आया? और अगर ये समझ में आया तो डेल्टा एस नॉट आर में से अगर छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस मेरे पास बड़ा बचेगा, राइट? डेल्टा एस यस नॉट सर। आर में से अगर छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस जो होगा वो बड़ा बचेगा, मतलब एल एन पी की वैल्यू बड़ा हो जाएगी। एल एन पी बड़ा हो गया मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी बड़े हायर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। एंड एट लोअर प्रेशर, टेम्परेचर जब कम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा डिक्रीज कर जाएगा। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। सो कैन वी राइट इट डाउन, and at the same time let me give you just, ये नोट डाउन कर लो सबसे पहले, एंड ऊपर वाला नोट कर लिया था ना? from equation ln p is equal to minus delta h naught r by t plus delta s naught by r, where
temperature at which vaporization is taking place. ठीक है. So P की value if we put P is equal to 1 atm, the temperature we get is normal boiling point. Is it okay? Let us say कि say, at P is equal to P1, the boiling point is BP is T1, and for P is equal to P2, BP is T2. और इसमें से किसी एक को, मतलब जनरली P1 को हम ये ले सकते हैं, P1 can be considered as our normal boiling point, yeah, 1 atm. Anyway, if I'm going to put these T1 and P1 and P2 in this equation, we are going to have ln P2 is equal to minus delta H naught R by T2 plus delta S naught by R, and ln P1 is equal to delta H naught by R T1 plus delta S naught by R, and from this 2 we are going to get ln P2 by P1 is equal to delta H naught. ये डेल्टा एच नॉट जो है वो डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन है बाय आर इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. ठीक है. If P1 is normal boiling, P1 is 1 atmosphere. If P1 is equal to 1 atm, then T1 will be normal boiling point of the liquid represented as TB, represented as TB. ठीक है. Therefore ln P2 is equal to delta H naught vaporization by R into 1 by TB minus 1 by T2. या प्रीफिक्स 2 को हम लोग हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तब वो हो जाएगा कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो भी प्रेशर है उस प्रेशर पर क्या बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ रहा है, चेंज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. दैट दिस इक्वेशन विल बी एबल टू गाइड अस, राइट. और simply ln P is equal to delta H naught vaporization by R is equal to 1 by TB minus 1 by T. Is it okay? P is external or atmospheric pressure. External pressure could be due to atmosphere, but obviously not normal atmosphere. Normal atmosphere मतलब ग्राउंड सरफेस वाले एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं. उस समय अगर करेंगे
तो ये भी अगर 1 ले लेंगे तो 1/1 1 एंड फिर सारी चीजें जीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज देयर टू फाइंड आउट कि किसी भी और प्रेशर पे, सिंप्लीफाइड इक्वेशन टू फाइंड आउट किसी भी और प्रेशर पे व्हाट इज गोइंग टू बी आवर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एंड T indicates changed boiling point at this external pressure of P. Is it okay? Can we take this down? ऊपर वाला पार्ट नोट किया है, ये वाला पार्ट आप लोगों ने नोट किया है ना? या यू आर स्टिल राइटिंग दैट? Noted. Yes, sir. Okay. From Clausius equation, it is clear that as external pressure increases, boiling point of the liquid also increases, and this is very much in line with the actual findings. ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव फाइंडिंग अगर हम करते हैं तो जब हम लिक्विड को अर्थ सरफेस पर बॉयल करते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हायर रहता है। माउंटेन के ऊपर जाकर के बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है,
वाटर कम टेम्परेचर पर ही बॉयल करने लगता है. एक्सटर्नल प्रेशर decreases implies boiling point of the liquid also decreases. ठीक है. Now after having these two things, कल हमारा एक ग्राफ रह गया था. ठीक है. Let me get into that. वो प्लॉट एग्जैक्टली मैं कराना चाह रहा था, वो ये चीज था. Reaction coordinate, and it wasn't exactly the change in entropy. Sir, It was. हाँ बोलो. हेलो. सर वो वाला पेज देखिए नोट करने. ठीक है. Okay. See, it was not actually graph of delta G which I was talking about. मैं बोला कि कोई चीज तो मैं मिस कर रहा हूँ. I wanted to let you guys know about free energy variation of free energy with progress of the reaction. ठीक है. Variation of free energy with progress reaction. तो इस एक्सेस पे हमारा फ्री एनर्जी होता है. ठीक है. और इट इज लाइक दिस, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. इसको जब हम फ्री एनर्जी को बेसिकली प्लॉट करते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे, तो इट जनरली लुक्स लाइक मे बी समवॉट लाइक दिस. ठीक है. दूसरे जगह पे सेम लेवल पर नहीं जाएगा. द नेट वैल्यू माइट बी लेसर. It might be the free energy of the product might be higher also. Uh, so जनरली जो होता है हमारा ये होता है कि फ्री एनर्जी ऑफ ये साइड जो है ये मेरा रिएक्टेंट साइड है, एंड ये साइड जो है मेरा वो प्रोडक्ट साइड. ठीक है. तो फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, that generally is, I mean, in all normal circumstances we have this particular thing being followed कि प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी जो होगा वो रिएक्टेंट के फ्री एनर्जी से कम होगा, एंड देयरफॉर प्रोसेस में देयर इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी. डेल्टा जी जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा. ठीक है. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, एंड ये वैल्यू जो इंडिकेट करता है द लोएस्ट वैल्यू ऑफ जी फ्री एनर्जी, दैट कम्स एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. This is the most stable state, and this free energy of the system is attained at equilibrium. So no matter whether we are going to start from higher concentration of products or from higher concentration of higher concentration of reactants or higher concentration of product, every time we are going to come towards this condition where the free energy is minimum. ठीक है. And this minimum free energy will give rise to maximum delta G, right? The highest decrease in free energy,
highest decrease in free energy. Are we getting this point? And this state corresponds to equilibrium state. So ये वाली चीज हमारी सबसे प्रेवलेंट होती है. दूसरे टाइप के जो ग्राफ्स ये और हो सकते हैं कि दोनों ही बराबर हो. इट मे हैपन रिएक्टेंट साइड वाला जो है वो प्रोडक्ट के बराबर आ रहा हो. उस केस में भी ये लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम. सबसे अनकॉमन चीज जो होती है वो इस तरह का कोई ग्राफ अगर हमको मिल रहा है, ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से फ्री एनर्जी कम है एंड दिस इज इंक्रीजिंग. इस पॉइंट पर हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट इज गोइंग टू द फ्री एनर्जी इज गोइंग टू बी द लोएस्ट. द फ्री एनर्जी is going to be the lowest at equilibrium, that is true. And this is not only that, this is also going to indicate a very rare to happen scenario, क्योंकि इसमें फ्री एनर्जी जो प्रोडक्ट का है दैट इज इंक्रीजिंग कंपेयर टू रिएक्टेंट. इज इट ओके? एंड बेसिकली मैं यहाँ पे ग्राफ ऑफ फ्री जी विथ रिस्पेक्ट टू हैपनिंग ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. इंस्टेड मैं थोड़ा सा awkward ट्रैक पे चला गया था. Therefore, I was not getting that फॉर्मेट क्या था जिसको मुझे एक्सप्लेन करना था. So somehow, okay. Third one indicates rare to happen reaction. Rare to happen reaction as free energy of product is higher than free energy of reactant. Okay. And these two are normally found reactions or processes. Showing variation of free energy सर वो प्रोसेस शोइंग के बाद क्या लिखा है? showing variation of free energy. सर एक बार रिपीट कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. एक सेकंड रुको. Normally found processes or reactions variation free. Is it okay?
Noted. Yes, sir. Uh, Now I'm going to discuss a bit about back to basic free energy equation and one. Some more details of free energies. अ, इसमें दो तीन चीजें मुझे हाईलाइट करनी है। पहला एक there are there were actually two equations. Say see, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था उसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और दैट एम्प्लाइज, या फिर इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू, ये क्यू को सेकेंड लॉ से आई कैन रिप्लेस विथ टी डी एस, एंड W is equal to minus P dV. Is it okay? Yes, sir. Q is equal to T ds from SLOT. And from here, second law and thereafter say, we also have delta G or dG is equal to VdP minus SDT, right? Reversible process के लिए Q minus Q ref will become equal to 0, and therefore dg is going to be equal to vdp minus sdt. ठीक है, ये दो इक्वेशंस जो होते हैं हमारे, these were two basic equations or conservative forces equations guiding to conservative forces which led to Maxwell's equations. Maxwell's के 4 equations, और see again उन equations को याद नहीं करना है, I'm just giving them for you guys. मतलब बेसिकली वो मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है इन्हीं दोनों इक्वेशन से आते हैं, डेराइव होते हैं, ठीक है। एंड दोज इक्वेशंस आर
del T del V S is equal to minus del P del S। ये डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है, पहले भी बताया है मैंने, अगर नहीं बताया तो डेल का मतलब होता है टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। कीपिंग one of the mentioned variables constant, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ प्रेशर को एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमको, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। टेम्परेचर को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट। दिस इज वन। del T S is equal to del V del S P del S del V T is equal to del P del T constant V, fourth one being del S del P at constant T is equal to minus del V del T at constant T. Is it okay? इनको Yes, सिर्फ नोट करना है। इससे एक्चुअली एक एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे we have delta U delta V at constant temperature, ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, और ये फर्स्ट इक्वेशन से, and for ideal gases we can have this particular relationship T del P del T at constant V minus P, या फिर del U del V at constant T is equal to 0, ठीक है। This entire thing will become equal to 0, and ये होता कैसे है? That is going to come from using these Maxwell's equation। और ये जो होता है, ये एक्सप्रेशन जो है, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन जिससे हम, अगर जो चीज इस इक्वेशन को फॉलो करता है, उनको बेसिकली हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, ठीक है। इट इज अनदर कंडीशन, बेसिकली z इज इक्वल टू 1 जो है ना, दैट एक्सप्रेशन, एंड z इज इक्वल टू 1 के अलावा दो और क्राइटेरिया था, dz sorry dz dp should be equal to 0, and d square z by dp square should also be equal to 0, right? At the point where z was equal to 1, ये conditions भी satisfy होने चाहिए, तभी we can say that our gas is ideal gas, ठीक है। Remember, ideal gas के टाइम पे ऐसा कुछ डिस्कस किया था मैंने, yes, sir. ठीक है। जिसकी वजह से मैंने बोला था कि ये वाला जो ग्राफ यहाँ पर कट करता है z इज इक्वल टू 1 लाइन को, यहाँ पर गैस आइडियल नहीं होता है। इट इज ओनली एट दिस पॉइंट जहाँ पर वो आइडियलिटी शो करता है, या फिर अगर वो ऐसे दिख रहा है तो यहाँ तक फिर वो आइडियलिटी शो कर रहा है, इसके आगे आइडियलिटी शो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में नीचे आके ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पर डेफिनेटली आइडियल नहीं होता है, ठीक है ना।
Z इक्वल टू 1 होता है बट गैस आइडियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये चीजें फॉलो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये था, बट दीज थिंग्स हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज डेल यू इंटरनल एनर्जी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर जीरो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया इंटरनल इंटरेक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स विथ चेंज इन वॉल्यूम। चेंज वॉल्यूम का चेंज अगर हो रहा है और फिर भी हमारे इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट चेंजिंग, internal energy is indicator of potential energy between the particles, direct indicator। बाकी सारे वैल्यूज भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, बट दैट इज अ मेन थिंग जो कि वैरी कर सकता है हमारे नॉर्मल फिजिकल कंडीशन में। तो ये वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर जीरो है, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं और वॉल्यूम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर चेंज नहीं कर रहा है, दैट मींस पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, एंड दैट is the condition for ideal gas. Are you guys getting this point? Yes, sir. ठीक है, so this is a equation या expression which defines the character of ideal gas. Characteristic of defines the characteristic equation for ideal gas. Where is it coming from? It is coming from this equation. ठीक है, कैसे आ रहा है? dv से इसको डिवाइड कर दिया, dv से इसको डिवाइड कर दिया तो du बाई dv हो गया, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन ले लिया, इधर सिर्फ p बचेगा और ये क्या हो जाएगा? ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इधर देखो कहीं पर ds बाई dv है क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर? यहाँ पर हमको मिल गया। Yes, sir. ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया dp dt एट कांस्टेंट, आ गया। इसको इवेल्युएट करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इट विल बिकम एनआरटी बाई वी, वी कांस्टेंट ले लिया तो एनआरटी को डिफरेंशिएट किया और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो इट विल सिंपली बिकम एनआर बाई वी, और टी से मल्टीप्लाई कर लिया तो इट विल अगेन बिकम एनआरटी बाई वी which is equal to pressure, pressure minus pressure is equal to 0, and this becomes the, बस खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, इट्स गेटिंग ओवर राइट अवे। सो ये एक एक्सप्रेशन मुझे बताना था, दिस इज समवॉट रिलेटेड, एंड इसको डेरिवेशन में ये मैक्सवेल्स इक्वेशन का हमारा यूज होता है। एंड लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडे इज गोइंग टू बी, और फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज गोइंग टू बी, इसके बाद मुझे 4-5 पॉइंटर्स लिखवाने हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एंड देन लास्ट सेगमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ और कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, so the last piece of information related to this delta G is एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, डेरिवेशन वाला पार्ट I may do it next time। Del of delta G with respect to temperature at constant pressure is equal to minus delta S, del of change in free energy or differentiation of change in free energy with respect to temperature at constant pressure is equal to delta S
ये तीन इक्वेशन के भी कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। आप देख रहे हो डेल्टा जी को डायरेक्टली हमने मतलब अगर डेल्टा जी के लिए वेरिएशंस हमको पता हो जाए कांस्टेंट प्रेशर पे तो आई कैन इवैल्यूएट एंट्रोपी चेंज। ठीक है, नॉट ओनली दैट, ये वेरिएबल्स अगर हमको पता रहेंगे जैसे डेल्टा जी का वेरिएशन और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में उसका वेरिएशन अगर हमको पता रहता है, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच फ्रॉम दिस। थ्योरेटिकली इनका बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है, बट प्रैक्टिकल सेंस में दीज आर द इक्वेशंस व्हिच एक्चुअली ड्राइव आवर ऑल द डेटा गैदरिंग एक्सरसाइजेज जो होते हैं हमारे ना, data gathering exercises related to different reactions, that is something which is guided by this equation, these equations or these relationships. ठीक है, that's where these equation will find their importance, and obviously हमारे कुछ practical मतलब question solving के लिए भी use होंगे. So I'll be discussing about them and then discussing few points about few points matlab few theoretical points about free energy in next lecture, and we'll be solving problems related to free energy change and entropies. ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट मतलब आई थिंक अगले 3 लेक्चर्स में वी आर डूइंग दीज पॉइंटर्स एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, एंड देन लास्ट 3 लेक्चर्स में नेक्स्ट वीक के वी आर गोइंग टू do the Carnot cycle and conclude this chapter. Okay. सर अभी का फिजिक्स लेक्चर होगा?